उत्तराखंड की ऊंचे पर्वतों में एक झील है, रूपकुंड। लोग कहते हैं ये कंकालों की झील है। एक अकेला ट्रेकर आरफ हिमालय के रास्ते पर चढ़ रहा था। उसके साथ कोई नहीं था, सिर्फ एक बैकपैक, एक कैमरा और एक नोटबुक। आरफ एक हिस्टोरियन था। उसने बचपन से सुनी थी रूपकुंड की कहानी, वो झील जहां सैकड़ों लोगों का कंकाल मिला है और जिसके आसपास अब भी चैंटिंग और साये के चलनों की आवाज आती है। पर आरफ सिर्फ सुनी सुनाई कहानी पर विश्वास नहीं करता था। उसके लिए सब कुछ साइंस था। वो सच देखना चाहता था, खुद अपनी आंखों से। 2 घंटे की चढ़ाई के बाद आरफ पहाड़ के मोड़ से निकला और उसके सामने थी रूपकुंड झील, बर्फ के बीचों बीच, एकदम गोल, जो आधी जमी हुई थी और आधी में से हल्का हल्का धुआं उठ रहा था। उस झील के किनारे उसे कुछ तैरता हुआ दिखाई दिया। एक खोपड़ी, सफेद चमकदार, बर्फ में आधी धसी हुई। आरफ झुककर उसे देखता है। ऊपर से एक अजीब सा घाव था, बिल्कुल बिल्कुल गोल, जैसे कोई भारी चीज उस पर गिरी हो। उसका दिल तेजी से धड़कता है। ये वही निशान थे जिनके बारे में उसने पढ़ा था, गहरे घाव से मौत। रात धीरे धीरे ढल रही थी। आरव ने अपना टेंट लगाया, खाना खाया और नोट्स लिखने लगा। और तभी हवा एकदम रुक गई और दूर से आवाज आई। आरव टॉर्च उठाकर टेंट से बाहर निकला। उसे झील के पास कुछ दिख रहा था, हिलता हुआ। वहां उस धुंध के बीच में थे कई साए, जिनके हाथ में कुछ था, जैसे दीपक या मशाल। वो सब एक गोल दायरे में चल रहे थे, जैसे कोई रिचुअल हो रहा। आरव ने आंखों पर जोर डाला और देखा, और एक पल के लिए उसकी सांसें थम गई। वो लोग इंसान नहीं थे। उनके शरीर पर मांस जैसे कांच का कुछ था और बर्फ के नीचे से वो हड्डियां चमक रही थी। वहां आसपास सिर्फ और सिर्फ कंकाल, ढेर सारे कंकाल, और उनके बीच एक औरत का स्केलेटन, सर पे मुकुट, दोनों हाथ जोड़े। वो देखते ही आरव के हाथ से टॉर्च नीचे गिर जाती है और सारे स्केलेटन्स वहीं रुक गए और उसकी तरफ मुड़कर देखने लगे। आरव पीछे हट गया। उसकी सांस भर चुकी थी। वो तेजी से टेंट में दौड़कर घुस गया, जिप लगाई और उसने अपनी आंखें बंद कर ली। पर वो आवाजें नहीं रुकी और अब वो टेंट के अंदर से सुनाई दे रही थी। तभी उसके सामने एक पुराना दृश्य उभरने लगा। A royal procession. Hundreds of people walking through the same valley, carrying flowers, singing songs. और उनके बीच में एक क्वीन, ब्यूटीफुल, स्माइलिंग। पीछे प्रीस्ट चैंट कर रहे थे। फिर आसमान गरजता है। एक बड़ा सा हिल स्टोन पड़ता है। एक के बाद एक ड्रम सूख जाते हैं। आवाजें चीखों में बदल जाती हैं। एक के बाद एक लोग गिरते जा रहे थे। पानी लाल हो जाता है। क्वीन अपना हाथ ऊपर करके चिल्लाती है, Forgive us, devil! Forgive us, devil! और उसके सर पर एक बड़ा हेल स्टोन आके पड़ता है और सब खत्म। एक पल में सब खत्म। आरफ का दिल तेज धड़क रहा था। उसने समझा ये वही यात्रा थी। ये लोग 9th सेंचुरी के थे और वो हेल स्टॉर्म डिवाइन पनिशमेंट था। पर फिर उसने कुछ देखा। ये सब बॉडीज पानी में नहीं गई, उन्हें खुद खींच लिया गया। पानी ने जैसे उन्हें निकल लिया। उसने कैमरा उठाया और झील की तरफ चला गया। सरफेस पर उसने कुछ लिखा देखा, एक पुरानी भाषा में, हाफ बरीड अंडर आइस। उसने हाथ लगाया और बर्फ टूट गई। एकदम से हवा तेज हो गई, बर्फ की सतह क्रैक करने लगी और उसके नीचे से स्केलेटन्स उठने लगे, एक एक करके। उनके खोखली आंखों में नीली रोशनी चमक रही थी। वो सब गोल सर्कल में चलने लगे। जितने कदम वो लेते, हवा में दुम 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 की गूंज बढ़ जाती। आरफ जम गया। वो उनके बीच में था। स्केलेटन क्वीन उसके सामने आई। उसका आवाज हवा में गूंज गया। हम कभी मुक्त नहीं हो पाए। हर सदी में एक आत्मा यहाँ आती है हमारा नाम लेने, और फिर वो भी हमारे गीत का हिस्सा बन जाती है। हरफ पीछे हट गया। प्लीज 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 मुझे जाने दो, प्लीज मुझे जाने दो। पर स्केलेटन्स उसके पास पास घूमने लगे। तेजी से एक चक्र जैसे का चैंटिंग बढ़ता गया। पानी उनके पैर के नीचे से उबलने लगा। बर्फ ने उसके पैर पकड़ लिए। क्वीन ने अपनी खोपड़ी झुकाई। तुमने सच देख लिया है, अब सच तुम्हारे साथ चलेगा। आरफ चीखता है। कैमरा उसके हाथ से गिरता है और उसके साथ झील के अंदर समा जाता है। 2 दिन बाद एक रेस्क्यू टीम पहाड़ के पास पहुंचती है।
उन्हें एक छोटा टेंट मिलता है, अंदर सिर्फ एक कैमरा, एक नोटबुक का आखिरी पेज जिस पे लिखा था, "They were cursed by the goddess, they still walk under the ice." कैमरा में एक वीडियो फाइल थी। वीडियो में सिर्फ हवा की आवाज और दूर से चैंटिंग। रूपकुंड के पानी शांत है, पर वो सब कुछ याद रखते हैं। कौन आया, किसने तस्वीर ली और किसने उनका गीत दोबारा सुन लिया। दोस्तों, राजस्थान के पास पुष्कर के बारे में तो आपने सुना ही होगा, पर पुष्कर के पास एक जगह पड़ती है सुधाबाई कुंड, जिसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। उस जगह का एक ऐसा रहस्य है जिसकी गहराई में सिर्फ पानी नहीं, बल्कि सदियों का रहस्य और अनकही कहानियां तैरती हैं। मेहंदीपुर बालाजी, इसके बारे में तो आप जानते ही होंगे, जहाँ पे जिन लोगों के ऊपर कुछ अनजान शक्तियाँ आ जाती हैं, जो अजीब तरीके से बिहेव करते हैं, उनको दूर करने के लिए उन्हें मेहंदीपुर बालाजी या फिर अलग अलग बालाजी में उन मंदिरों में ले जाया जाता है। वैसे ही सुधाबाई कुंड में हर साल एक अनोखा मेला लगता है, जिसे कहते हैं भूत मेला। लोग यहाँ पर नाचने गाने नहीं, बल्कि मुक्ति की तलाश में आते हैं। जिन आत्माओं को शांति नहीं मिली, जो भूत प्रेत बनकर भटक रहे हैं, उन्हें आज़ाद करने के लिए। ये कहानी है दो बहनों की, आन्या और सिया। ये पूरी फैमिली पुष्कर के एक होटल में रुकी थी। हाथ में उसके माला थी, आंखों में रातों की नींद का दर्द, क्योंकि सिया के ऊपर कुछ अनजान शक्ति हावी हो रखी थी कुछ महीनों से। कुछ महीनों से उसका बिहेवियर बदल गया था इन अनजान शक्तियों की वजह से। वो रात को चीखती थी, नींद में उठकर बैठ जाती थी, कभी कभी खुद को चोट पहुंचाती थी। डॉक्टर को दिखाया गया, काफ़ी सारे साइकियाट्रिस्ट को भी दिखाया, पर डॉक्टर की रिपोर्ट्स यही कहते थे कि एंजाइटी है, स्लीप डिसऑर्डर, काउंसलिंग, जैसा कि मेडिकल साइंस में होता है, वो पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ को मेजर नहीं कर पाते हैं, और वैसे ही हुआ। घर के बुजुर्गों ने उसकी हालत देखी और उन्होंने कहा कि डॉक्टर कुछ नहीं समझेंगे, लड़की पर कुछ है। सुधाबाई कुंड ले चलो, वहाँ डुबकी लगेगी तो सब ठीक हो जाएगा। आज पूरा एक दिन बीत चुका था सिया को सुधाबाई कुंड में नहाए हुए। आइडली तो सब कुछ सही हो जाना चाहिए था और सब कुछ एकदम नॉर्मल भी था। परिवार खुश था कि सिया एकदम से ठीक हो गई है, जो कि महीनों से किसी अनजान शक्ति के वश में थी। वो आज इस सुधाबाई कुंड में नहाने के बाद एकदम ठीक हो गई, जैसे जादू हो गया हो। रात को होटल वापस आने से पहले सिया ने जिद कर दी कि एक बार और कुंड के दर्शन करके चलते हैं ना। कुंड पास ही था, तो पेरेंट्स ने सिया की बड़ी बहन को साथ जाने को कहा। अनाया 19 साल की साइंस स्टूडेंट। अब दोनों बहनें उस कुंड के पास खड़ी, और तभी एक लाउड अनाउंसमेंट ने दोनों को चौंका दिया। सुधाबाई कुंड के आसपास जितने भी लोग हैं उनसे गुजारिश है, सूरज ढलने के बाद पानी में ना जाएं। सामने दीवार पर लाल रंग से लिखा भी हुआ था, एक चेतावनी के तौर पर, दिन ढलने के बाद पानी में ना उतरें, पानी पर बुरी शक्तियों का प्रकोप बढ़ जाता है। जो दीवार पर लाल रंग से लिखा था, अनाया गुस्से से बड़बड़ाते हुए उस कुंड की तरफ पड़ जाती है। अगर सच में भूत होता ना तो दिखता। कहाँ है इस पानी में? सारी ट्रिप खराब करवा दी इस कुंड ने। इतना कहते हुए वो कुंड में पैर डुबो लेती है, जूते समेत। अनाया की नजर कुंड की दूसरी तरफ बैठी लड़की पर टिकी हुई थी, और वो लड़की हूबहू अनाया जैसी थी। सिया ने डरते हुए जैसे ही अनाया को फिर पीछे से खींचा, तो उसके चेहरे पर किसी और का चेहरा था, खून से भरा डरावना चेहरा। ये देखते ही सिया झटके से पीछे हट गई, डर से। उसने डरते हुए फिर आवाज लगाई, अनाया, ये तू है क्या? देख, मुझे डर लग रहा है। घर चले, ना कोई एक्सप्रेशन, ना कोई रिएक्शन, बस शरीर से टपकता हुआ पानी। अब कंफ्यूजन और डर में सिया कुछ पूछ भी नहीं सकती थी। हर बढ़ता कदम उसे ऐसा लग रहा था जैसे वो किसी अनजान इंसान के साथ वापस जा रही थी। वो कुंड से एग्जिट लेते हुए एक दो बार फिर मुड़कर देखती है कि उसे लगा कि शायद उसका ये जो भी वो ये सब कुछ देख रही है वो एक भ्रम है, वो शायद टूट जाएगा और सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा। वो अपनी जिस बड़ी बहन के साथ आई थी वो उसे वापस दिख जाएगी। ये पानी से निकली हुई अनाया उसे थोड़ी अजीब सी लग रही थी।
जब आप एक ऐसी जगह से आए हैं, आपने एक ऐसी वार्निंग पढ़ी है और एक अजीब सा बिहेवियर देख रहे हैं आप। सिया के अंदर भी वैसा ही एक डर था। होटल के गेट पर अचानक ही एक अनजान आवाज सिया ने सुनी, सिया मुझे पानी में छोड़ के क्यों भाग आई। ये सुनते ही सिया वहां रुक गई। उसने पलटकर अनाया को देखा। उसके चेहरे पर एक अजीब सी इविल स्माइल थी जो कि अनाया की नहीं थी। सिया जानती थी कि ये स्माइल अनाया की नहीं है। अनाया ये बोलकर स्माइल करती हुई उसके सामने से अंदर होटल में चली गई। सिया डर भरे गुस्से में चिल्लाती है, क्या हो गया है तुझे? और ये कैसा सा मुंह बना रखा है तब से? सिया मुझे पानी में क्यों छोड़ के भाग आई? सिया की चीख निकल गई और जैसे ही वो चीखी, लिफ्ट का डोर ओपन हुआ। वो सीधा अपने रूम की तरफ भागी और तभी कमरे से अनाया और उसकी माँ एक साथ बाहर आए। माँ पूछती है, कहाँ थी तुम? और जो अनाया माँ और पापा के बीच में खड़ी थी, बिल्कुल ड्राई कपड़े, पोस्चर नॉर्मल, अपना फोन स्क्रॉल करते हुए, वो सामने खड़ी अनाया से सवाल करती है, तू कहाँ थी? सिया अब अपने पापा को समझाने की कोशिश करती है। जो कुछ भी उसने देखा वहां पे, कुंड पर, रास्ते में, लिफ्ट में, जो कुछ भी उसने एक्सपीरियंस किया, और सिया के साथ ये सब चीज़ें पिछले कुछ महीनों से भी हो रही थी, तो ये बहुत लाजमी था कि उसके पेरेंट्स उसके ऊपर विश्वास ना करें। डरी हुई सिया अपने बेड पर लेटी थी और अनाया दूसरे बेड पर। रात के करीब 3 बजे बेड के नीचे से पानी टपकने की आवाज। उसने टॉर्च ऑन करी तो फ्लोर बिल्कुल सूखा था, पर जैसे ही टॉर्च उसने अपनी बहन आन्या की तरफ घुमाई, उसके हाथ से टॉर्च डर के मारे हिलने लगी। आन्या मैट्रेस से 2 फुट ऊपर हवा में लटक रही थी। हाथ 2 तरफ जॉइंट्स के अंदर से हल्की क्रैक की आवाज। ये सब देखने पर सिया एकदम से चीखती है। इस बार आवाज दूसरे कमरे तक पहुंचती है जहां उसके पेरेंट्स थे। पेरेंट्स की नींद खुली, वो एकदम से भाग कर आते हैं। जैसे ही स्विच ऑन किया, बोर्ड से सिर्फ स्पार्क्स, दीवारों पर गीली काली लकीरें, बिल्कुल सुधा भाई कुंड के पानी जैसी, ऊपर से नीचे तक बहते पानी के निशान। और तभी आन्या की आंखें खुल जाती हैं। एक पल के लिए उसकी असली आवाज, ऐसा लगा जैसे उसकी बहन एक पल के लिए उससे बात कर रही हो, उसे कुछ बोलने की कोशिश कर रही हो। भाग सिया भाग, मुझे छोड़ दे। तुरंत ये बोलते ही तुरंत अनाया की रीढ़ झटके से टेढ़ी, एक तेज क्रैक, बॉडी उल्टी, एकदम मोम डॉल की तरह मुड़ती है, सर नीचे पैर ऊपर, होठ के कोने से काला पानी टपकने लगता है। अब ये सब उसके मम्मी पापा के सामने हो रहा था। वो समझ गए थे कि अनाया के ऊपर किसी बुरी शक्ति का साया है। पापा उसके पैर पकड़कर नीचे खींचने की कोशिश करते हैं और एक इनविजिबल झटका उन्हें उल्टा फेंकता है। वो वार्डरोब से टकराते हैं, शोल्डर से हड्डी टूटने की क्लियर साउंड। ये सब देखकर मां चीखती है। आन्या उल्टा लटकते हुए धीरे धीरे सिया के बिल्कुल पास आ जाती है। उसकी आंखें बिल्कुल लाल थी। आवाज सीधा कान के अंदर, सिया मुझे पानी में छोड़ के क्यों भाग आई? हर एक लफ्ज के साथ सिया को फील होता है जैसे किसी ने उसका सर पानी के नीचे ढकेला हो। सांस रुक रही हो, पर वो पानी में नहीं थी। कमरा अभी भी ड्राई था। 1 सेकंड के लिए फिर से अनाया का चेहरा नॉर्मल होता है। आंसू, पैनिक। ये नहीं छोड़ रहा, हम दोनों को साथ ले जाना चाहता है। फिर फेस फूल कर वापस पानी जैसा हो चुका था। पूरा कमरा एक झटके से हिलता है। फोटो फ्रेम्स गिरते हैं, ग्लास टूटते हैं और दरवाजा धड़ से बंद होकर लॉक। बाहर से स्टाफ के थपथपाने की आवाज। होटल में सबको पता चल चुका था कि इस कमरे में कुछ तो हुआ है। लोग एकदम से दौड़ते हैं, दरवाजा खोलने की कोशिश करते हैं।
अंदर से सिर्फ एक लंबी चीख आती है और उसके कुछ देर बाद एकदम डेड साइलेंस। इस घटना के 2 हफ्ते बाद पुष्कर से कुछ किलोमीटर दूर एक छोटे से तालाब में 2 लाशें तैर रही थी। दोनों यंग लड़कियां, एक थोड़ी बड़ी, एक थोड़ी छोटी, आन्या और सिया।